दोस्तों edu.insight में आप सभी का स्वागत है और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यानी कि आज के टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे बाबर से। बाबर का जन्म मध्य एशिया में स्थित फरगना की राजधानी अंदीजान में 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। उसका पिता उमर शेख मिर्जा फरगना की छोटी सी रियासत का शासक था। बाबर का पिता तैमूर वंश से संबंध रखता था। 1494 ईस्वी में बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात फरगना का शासक बन गया। उस समय उसकी आयु केवल 11 वर्ष की ही थी। 1497 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु बाबर को शीघ्र ही समरकंद को छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में उज़्बेकों, जो कि मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी, ने फरगना पर अधिकार कर लिया था। उज़्बेकों का प्रधान शैबानी खान था। शीघ्र ही बाबर समरकंद से भी हाथ धो बैठा। 1501 ईस्वी में बाबर ने शैबानी खान को पराजित कर पुनः समरकंद पर अधिकार कर लिया, परंतु इस बार भी उसको 8 महीनों के पश्चात समरकंद को छोड़ना पड़ा। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त कर ली। 1510 ईस्वी में शैबानी खान ईरान के सफावी वंश के शासक शाह इस्माइल से लड़ते हुए मारा गया। 1511 ईस्वी में बाबर ने शाह इस्माइल के सहयोग से समरकंद पर तीसरी बार अधिकार कर लिया। 1513 ईस्वी में उज़्बेकों ने पुनः समरकंद पर अधिकार कर लिया। 1519 ईस्वी तक बाबर ने काबुल में अपनी शक्ति को संगठित करने में सब समय व्यतीत किया। इसके पश्चात उसने भारत को जीतने की ओर अपना ध्यान दिया, क्योंकि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। बात करें बाबर की विजयों की, तो बाबर एक महान जर्नैल था। उसने अपने प्रयत्नों से भारत में 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने 1530 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। इस समय के दौरान उसने बहुत ही महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। आइए बात करते हैं उसकी पहली लड़ाई की, जो कि थी पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो 1526 ईस्वी में हुई थी। इसके कारणों की अगर हम बात करें तो बाबर भारत की विजयों द्वारा एक और तो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, दूसरे वो यहाँ से अपार धन प्राप्त करना चाहता था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा हुआ था। वो अब इतना अहंकारी राजा था कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके क्रूर व्यवहार से दुखी होकर बहुत से अफगान सरदारों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह भी किए थे और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस कारण इब्राहिम लोदी की शक्ति उत्तरोत्तर कम होती चली गई। ऐसी स्थिति में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने दिल्ली की राजधानी प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्नों को तीव्र कर दिया था। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी भी स्वतंत्र होने का सपना देख रहा था। इन दोनों ने 1524 ईस्वी में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भी दिया। बाबर किसी ऐसे ही स्वर्ण अवसर की तलाश में था। उसने पूर्व भी बाबर ने 1519 से 20 ईस्वी में भारत पर 3 बार आक्रमण किए थे, परंतु ये आक्रमण केवल पंजाब के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए थे। 1524 ईस्वी में बाबर ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। बाबर ने दौलत खान लोदी के सहयोग से प्रसन्न होकर उसको जालंधर, दोआब और दीपालपुर के क्षेत्र दिए। इस कारण से दौलत खान लोदी को बहुत ही निराशा हुई। वो तो पूरे पंजाब का स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, इसलिए उसने बाबर के काबुल लौटने के पश्चात पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। बाबर इस बात का दौलत खान लोदी से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने नवंबर 1525 ईस्वी में भारत पर 5वीं बार आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने सर्वप्रथम दौलत खान लोदी को पराजित करके पूरे पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया। इस विजय से उत्साहित होकर बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ दो हाथ करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य से उसने अपनी सेनाओं को दिल्ली की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी भी बाबर से मुकाबला करने के लिए दिल्ली से चल पड़ा था। उसके पास लगभग 1 लाख सैनिक थे। दूसरी ओर बाबर के पास 8,000 से लेकर 20,000 सैनिक थे। दोनों की सेनाएं 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में पहुंच गई।
दोनों ओर से किसी ने भी एक दूसरे पर एक सप्ताह तक आक्रमण नहीं किया, बल्कि एक दूसरे की शक्तियों को देखते परखते रहे। बाबर ने यह समय अपने सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने में लगाया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेनाओं पर एक जबरदस्त आक्रमण कर दिया। इब्राहिम लोदी के हाथियों ने भयभीत होकर पीछे की ओर भागना शुरू कर दिया, जिससे बहुत से सैनिक कुचले गए। इब्राहिम लोदी भी मारा गया, जिस कारण उसकी सेना में भगदड़ मच गई। लगभग 15,000 अफगान सैनिक मारे गए। बाबर की सेनाओं ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बाबर ने शीघ्र ही आगरा को भी अपने अधीन कर लिया। बात करें इसके परिणामों की तो लोदी वंश का अंत। पानीपत की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी, जिससे कि लोधी वंश का अंत हो गया। इससे लोधी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी मारा गया। इस तरह भारत में लोधी वंश का अंत हो गया और भारत का राज्य अफगानों के हाथों से जाता रहा। पानीपत की प्रथम लड़ाई में विजय के कारण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इससे भारत में एक नए युग का आरंभ हुआ। पानीपत की प्रथम लड़ाई में विजय के कारण बाबर और उसकी सेनाओं का उत्साह बहुत बढ़ गया था। अब उन्होंने भारत के अन्य भागों को अपने अधीन करने का भी निर्णय ले लिया था। बाबर से पूर्व भारत में तोपखाने का प्रयोग नहीं किया गया था। इस युद्ध के पश्चात तोपखाना युद्ध का आवश्यक भाग बन गया। इस तरह बाबर ने भारत की युद्ध प्रणाली में परिवर्तन लाया। पानीपत की विजय के पश्चात मुगलों और राजपूतों के मध्य युद्ध अनिवार्य हो गया। इसका कारण ये था कि राजपूतों का राणा सांगा दिल्ली पर अपना अधिकार करना चाहता था। डॉक्टर राधेश्याम ने ठीक ही लिखा है कि इसके बहुत महत्वपूर्ण एवं दूरगामी परिणाम निकले थे। और बात करें बाबर की विजय के कारणों की, तो भारत में बाबर की विजय के लिए कई कारण जिम्मेदार रहे थे। 16वीं शताब्दी में भारतीय राज्य परस्पर लड़ाइयों के कारण शक्तिहीन हो चुके थे। बाबर के लिए इन शासकों को पराजित करने आसान नहीं था। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने क्रूर व्यवहार एवं अत्याचारों के कारण अपने सरदारों और प्रजा में बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका था। वे ऐसे शासक से छुटकारा पाना चाहते थे। इब्राहिम लोदी की सेना भी बहुत निर्बल थी। अधिकांश सैनिक लूटमार के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। उनके युद्ध करने के ढंग पुराने थे और उनमें योजना का अभाव भी था। इब्राहिम लोदी ने पानीपत में 8 दिनों तक बाबर की सेना पर आक्रमण न करके भारी राजनीतिक भूल की थी। यदि वो बाबर को सुरक्षा प्रबंध मजबूत न करने देता तो शायद लड़ाई का परिणाम कुछ और ही होना था। बाबर एक योग्य सेनापति था। उसको युद्धों का बहुत अनुभव था। बाबर द्वारा तोपखाने के प्रयोग ने भी भारी तबाही पैदा कर दी। इब्राहिम लोदी के सैनिक अपने तीर कमानों और तलवारों से उसका मुकाबला न कर सके। इन कारणों से अफगानों की पराजय हुई और बाबर विजयी रहा। बात करें बाबर की दूसरी लड़ाई की, तो वो थी कनवाहा की लड़ाई, जो कि 1527 ईस्वी में हुई थी। राजपूतों की शक्ति को कुचले बिना बाबर भारत का स्वामी कभी भी नहीं बन सकता था। इसलिए बाबर ने राणा सांगा से टक्कर लेने का निर्णय लिया। राणा सांगा न केवल मेवाड़ का अपितु उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसका विचार था कि बाबर पहले की तरह लोदी अफगानों को पराजित करके काबुल वापस चला जाएगा। परंतु जब बाबर ने भारत में ही रहने का निर्णय किया तो दोनों योद्धाओं के मध्य टक्कर होनी आवश्यक हो गई थी। बाबर के लिए राजपूतों का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था। राजपूत अपने साहस एवं वीरता के लिए विश्व भर में विख्यात थे। इसलिए बाबर के सैनिक राजपूतों के साथ युद्ध करने से संकोच करते थे। ऐसी स्थिति में बाबर ने अपने सैनिकों में एक नया जोश भरा। प्रत्येक सैनिक ने कुरान पर हाथ रखकर सौगंध ली कि वो अंत तक लड़ेगा और बाबर का साथ देगा। दूसरी ओर राणा सांगा को सहयोग देने के लिए हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी साथ आ मिले। 17 मार्च 1527 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी के समीप कनवाहा के स्थान पर प्रातः 9:30 पर युद्ध शुरू हुआ। इस मैदान में भी बाबर ने पानीपत के मैदान की तरह युद्ध की तैयारी की थी। राजपूतों ने डटकर बाबर की सेनाओं का मुकाबला किया।
यह युद्ध 10 घंटों के अंदर समाप्त हो गया। इस निर्णायक युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई और राणा सांगा घायल हो गया। हसन खान मेवाती मारा गया। इस युद्ध में राजपूतों की पराजय का कारण बाबर का तोपखाना और उचित नेतृत्व था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार खनुआ या कनवाहा की लड़ाई ने मुगल राज्य की स्थापना के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा को दूर कर दिया। बाबर की तीसरी महत्वपूर्ण लड़ाई थी चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी का राजपूत शासक मेदिनी राव बहुत साहसी था। वो बाबर से राजपूतों की पराजय का बदला लेना चाहता था। दूसरी ओर बाबर भी चंदेरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहता था। बाबर ने मेदिनी राव को उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। मेदिनी राव के इनकार करने पर बाबर ने 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। 1 घंटे की लड़ाई के पश्चात राजपूतों ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस लड़ाई में मेदिनी राव समेत लगभग 5000 राजपूत सैनिक मारे गए। इस तरह बाबर ने बहुत आसानी से चंदेरी पर अधिकार कर लिया। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति लगभग समाप्त होती चली गई। चौथी महत्वपूर्ण लड़ाई थी घाघरा की लड़ाई। कनवाहा की लड़ाई के पश्चात महमूद लोदी भागकर बिहार आ गया था। यहाँ उसने बहुत से अफगान नेताओं को अपने अधीन कर लिया। इस कारण बाबर ने उनके साथ टक्कर लेने का निर्णय भी किया। जब महमूद लोदी को इस बात का पता लगा तो वो भागकर बंगाल के शासक नुसरत शाह की शरण में चला गया। उधर बाबर ने बंगाल के शासक को ये अपील की कि वो महमूद लोदी को अपने राज्य में शरण ना दे। उसके इनकार करने पर बाबर ने उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर ने घाघरा में अफगानों को पराजित किया। महमूद लोदी भागकर बर्मा यानी कि म्यांमार चला गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। ये बाबर की अंतिम लड़ाई थी। इस विजय से बाबर सारे उत्तरी भारत का स्वामी बन गया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नसीरुद्दीन महमूद हुमायूं 23 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। और आइए अब बात करते हैं कि बाबर के भारत पर आक्रमण के समय यहाँ की अवस्था कैसी थी। यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी। बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत की तरह दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। उस समय दक्षिण भारत में 2 प्रमुख राज्य थे, बहमनी और विजयनगर। ये राज्य परस्पर लड़ाइयों में उलझे हुए थे। इन राज्यों का अगर हम बात करें, उनकी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहमनी राज्य पहला राज्य था। 16वीं शताब्दी में बहमनी राज्य 5 राजवंशों में विभाजित हो चुका था। इनके नाम थे अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, बीजापुर का आदिल शाही राज्य, बीदर का बरीद शाही राज्य, बरार का इमाद शाही राज्य और गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य। इन राज्यों की परस्पर लड़ाइयों ने बहमनी राज्य की पहली शान शौकत को मिट्टी में मिला दिया था। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का राज्य अपनी प्रगति के शिखर पर था। उस समय यहाँ पर कृष्णदेवराय का शासन था। वो विजयनगर राज्य का सबसे महान शासक माना जाता था। उसने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक शासन किया था। वो एक महान योद्धा था। उसने अपने शासनकाल में जितने भी युद्ध किए उन सभी में वो विजयी रहा। उसने बहमनी, बीजापुर, उमातूर, उड़ीसा एवं गोलकुंडा के शासकों को पराजित कर उनके अनेक क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। वो अपने कुशल शासन प्रबंध, कला और साहित्य के संरक्षण के लिए भी बहुत ज़्यादा विख्यात था। कृष्णदेवराय की जीवनी के लेखक एम रामा राव ने ठीक ही लिखा है, वो कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उतना ही महान था जितना कि रण क्षेत्र में। वो कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उतना ही महान था जितना कि रण क्षेत्र में। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय पुर्तगाली दक्षिण भारत में एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। उन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो कि भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था, बहुत महत्वाकांक्षी था। बाबर के आक्रमण के समय भारत में अराजकता एवं अशांति फैली हुई थी।
राष्ट्रीय एकता का सर्वथा अभाव था। ये न केवल दक्षिण भारत में ये हालात थे, बल्कि उत्तरी भारत में भी इसी तरह के हालात थे। जनसाधारण शासक के प्रति उदासीन थे, क्योंकि शासक उनकी परवाह नहीं करते थे, और बदले में जनसाधारण भी शासकों की परवाह नहीं करते थे। उन्हें इस बात में रुचि नहीं थी कि भारत का शासक कौन बने या ना बने। इन परिस्थितियों में एक बलशाली एवं दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के लिए ऐसे भारत पर विजय पाना कोई कठिन कार्य नहीं था। इसी प्रकार से 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही डामाडोल एवं शोचनीय हो चुकी थी। उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों में एकता का अभाव था और उनमें सत्ता के लिए परस्पर संघर्ष चलता रहता था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का ये कहना पूर्णतया ठीक है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत छोटे छोटे राज्यों के एक जमघट के समान था, जो किसी भी शक्तिशाली और दृढ़ निश्चयी आक्रमणकारी का बहुत सरलता से शिकार बन सकता था। उत्तर भारत में दिल्ली बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली, जो उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य था, अपना वैभव खो चुका था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर इब्राहिम लोदी बैठा था। वो बहुत घमंडी शासक था। उसने अपने दुर्व्यवहार के कारण अफगान सरदारों को अपना विरोधी बना लिया था। परिणाम स्वरूप बहुत से सरदारों ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन विद्रोहों के कारण जहां इब्राहिम लोदी की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती चली गई, वहीं पर दिल्ली सल्तनत की सीमाएं भी सीमित होकर रह गईं। इस प्रकार दिल्ली के इस लड़खड़ाते हुए राज्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बाबर के आक्रमण का सामना कर पाए। पंजाब लोदी साम्राज्य का ही एक अंग था। उस समय पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी था। वो पंजाब में स्वतंत्र होने के स्वप्न देख रहा था। इस उद्देश्य से उसने इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी को अपने साथ मिला लिया था और उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भी दिया। बंगाल की अगर हम बात करें तो बाबर के आक्रमण के समय बंगाल में नुसरत शाह हुसैन का शासन था। वो बहुत वीर शासक था। उसने बिहार और उड़ीसा के राज्यों को विजित करके अपने साम्राज्य की सीमाओं में पर्याप्त वृद्धि कर ली थी। उसके अंतर्गत बंगाल ने कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रगति की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़्के बाबरी में नुसरत शाह को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बताया है। मालवा की अगर हम बात करें तो 16वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में महमूद खलजी द्वितीय का शासन था, परंतु मालवा की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री मेदिनी राव के हाथ में थी। उसने राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को नियुक्त कर दिया था, इसलिए मुसलमान उसके व्यवहार से भड़क उठे थे। उन्होंने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय के सहयोग से मेदिनी राव को हटाने की योजना बनाई। मेदिनी राव ने मेवाड़ के राणा सांगा का सहयोग प्राप्त किया। राणा सांगा की सेनाओं ने महमूद खलजी को एक कड़ी पराजय दी, परंतु राणा सांगा ने मालवा का राज्य उसे वापस लौटा दिया। इसके बावजूद महमूद खलजी मालवा को संगठित करने में असफल रहा। इसका कारण ये था कि आंतरिक गृह युद्ध और संघर्ष से मालवा की शक्ति क्षीण हो गई थी। बात करें मेवाड़ की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में था। ये उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य था। इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। बाबर के आक्रमण के समय ये राणा संग्राम सिंह, जो राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, के अंतर्गत था। वो एक महान योद्धा था। उसने अपनी वीरता से मेवाड़ की शक्ति को पर्याप्त दृढ़ कर लिया था। वो केवल शक्तिशाली ही नहीं, अपितु महत्वाकांक्षी भी था। वो दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसलिए किसी भी विदेशी आक्रमणकारी जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, उसके लिए राणा सांगा से टक्कर लेना आवश्यक था। गुजरात की अगर हम बात करें तो बाबर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय था। उसका मेवाड़ और मालवा के शासकों से निरंतर उसकी लड़ाइयां चलती रहती थी। इसी कारण उसकी शक्ति को भारी आघात पहुंचा। 1526 ईस्वी में मुजफ्फर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बहादुर शाह गुजरात का शासक बन गया। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सफल शासक सिद्ध हुआ। 1520 ईस्वी में कंधार के गवर्नर शाह बेग अर्गुन ने
समरा वंश के शासक को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया। उसके पुत्र शाह हुसैन ने मुल्तान को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार बाबर के आक्रमण से पूर्व सिंध में अफगानों की शक्ति उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय कश्मीर में मुहम्मद शाह का शासन था। वो बहुत अयोग्य एवं निकम्मा शासक था। उसके शासनकाल में राज्य की वास्तविक शक्ति मलिक काजी चक के हाथों में थी। वो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था। इस कारण कश्मीर की आंतरिक अवस्था काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो दोस्तों, edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही। आज के इस अंक में हमने बात की बाबर के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी लड़ाइयों के बारे में और बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक अवस्था कैसी थी, इस बारे में आज हमने बात की। क्या अवस्था थी उत्तर भारत की और क्या अवस्था थी दक्षिण भारत की। तो आज बस इतना ही।